आज मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो 12th क्लास का टॉपिक वैसे कंपटीशन एग्जाम में भी खूब आता है। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की शुरुआत देखेंगे। मौर्य साम्राज्य शुरुआत कैसे हुई थी? देखो, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत बहुत बड़ी है। कारण क्या है? एक घनानंद नाम का नंदवंश का शासक था जो मगध पर राज करता था। ये नंदवंश का अंतिम शासक है। क्यों शासक था अंतिम, हम इसके बारे में जान करेंगे। सिकंदर महान को सब जानते हैं। इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य जो तक्षशिला में एक प्राचार्य पद पर था, पढ़ाने का काम करता था, ये घनानंद के पास आया और बोला कि सिकंदर आक्रमण कर रहा है, अपने राज्य की सुरक्षा करनी है हमें। तो घनानंद उस समय इसको अपने भारी दरबार से इसको भगा दिया था, वहाँ से निकाल दिया था। इसने कहा कि मैं जब तक तेरे साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। तब ये गया था, जंगल से जा रहा था, तो इसे एक बच्चा मिला था जिसको हम चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये बच्चा मिला था, इसको खरीदा था, 1000 करसापण में खरीदा था। खरीद कर इसको तक्षशिला ले गया और तक्षशिला ले जाकर इसको शिक्षा दीक्षा दी थी और उसको घनानंद को हराने के लिए तैयार किया था। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 321 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, लेकिन कहीं कहीं 322 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। तो इसने मगध पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके घनानंद को हराकर नंदवंश को ख़त्म करने के बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये तो स्थापना से संबंधित है। हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के केंद्र, वो जानकारी के सोर्स कौन कौन से हैं। तो हम उसके बारे में जानकारी की बात करें तो इसके जानकारी के बहुत सारे हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, अभिलेख अशोक के, वैसे अशोक ने यह अभिलेख ईरानी राजा दारा प्रथम से सीखा था। अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला अशोक पहला शासक था। हम डिटेल से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसने जो 8 अभिलेख लिखे थे, जिसमें 14 आज्ञाओं के बारे में लिखा था। एक एक आज्ञाओं के बारे में अध्ययन करेंगे आगे के वीडियो में। जो 8 अभिलेख है, इसके और उस अभिलेख की हम ये देखेंगे। अभिलेख की भाषा जैसे प्राकृत थी और इसकी लिपि अरेमाइक थी, खरोष्टी थी, ब्राह्मी थी, ये इसकी लिपियाँ थी। इनके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना, जानकारी में मौर्य साम्राज्य की जानकारी के जो स्रोत है उसमें सबसे पहले अभिलेख के बाद में हम बात करें तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र। इसके अलावा जो मेगस्थनीज था उसकी थी इंडिका, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा विशाख दत्त की पुस्तक थी मुद्रा राक्षस। सैमेंद्र की कथा सरित सागर भी थी। तो खूब सारी है जानकारी के सोर्स मिलते हैं। इसके अलावा कर्ण की राजतरंगिणी भी थी। तो ये बहुत सारे ऐसे सोर्स है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी के बारे में मिलता है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अभिलेखों की है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, खूब वैसे लंबा वीडियो हो जाएगा। अभिलेखों की बात करें, देखो अभिलेख मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारत में पहला शासक था अशोक, जिसने अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित किया था। इसने अभिलेख के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था। धम्म किसे कहते हैं? मनुष्य के नैतिक मूल्य की उन्नति के लिए अशोक ने जिन आदर्शों को अपनाया था उसे धम्म कहा है। धम्म किसके स्थान पर? बेरीगोस के स्थान पर इसने धम्म को अपनाया था। ये अपनाया था लगभग 261 ईसा पूर्व में। आपको शायद याद हो बैटल ऑफ कलिंगा। उस कलिंग के युद्ध के बाद में बेरीगोस की नीति को त्याग कर धम्मघोष की नीति को अपनाया था। ये आगे की वीडियो में जब अशोक को पढ़ाऊंगा उसमें आपको पूरा डिटेल से मैं इसके बारे में बता दूंगा। अभिलेख की बात करें तो देखो 8 अभिलेख थे जो अलग अलग स्थानों से मिले हैं। 8 अभिलेख, उनकी सबकी भाषा अलग अलग थी। 8 अभिलेख की बात करें तो मैं आपको बताऊं पहले अभिलेख 8 कौन कौन से? जैसे पाकिस्तान में मिला था शाहबाजगढ़ी, इसके अलावा मनसेरा, इसके अलावा धौली, इसके अलावा जोगढ़, इसके अलावा कालसी,
गिरनार, कितने हो गए, ये 6 हो गए। इसके अलावा सोपाहरण है 7, कुल 8 अभिलेख थे। कौन कौन से, साबाजगढ़ी हो गया, इसके अलावा मनसेरा हो गया, धौली हो गया, जोगड़ हो गया, एक बच गया एरागुड्डी बच गया अलग, याद रखना। ये 8 अभिलेख है। इन 8 अभिलेखों में अशोक की 14 बातें लिखी हुई है, अशोक की 14 बातें। धौली और जोगड़ जो उड़ीसा से मिले हैं, इसमें 11, 12 और 13 नंबर बातों का उल्लेख नहीं, उनके स्थान पर दूसरी बातें हैं। गिरनार आपको पता होना चाहिए, ये गुजरात के अंतर्गत है, कालसी उत्तराखंड में है, याद रखना, और एरागुड्डी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, और सोफरा महाराष्ट्र के अंतर्गत है। ये पूरा है, इसमें 14 बातों का उल्लेख मिला है। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ वीडियो जल्दी, तो इस वजह से मैं 14 की 14 बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा इनके बारे में बताऊँगा, तब आपको बताऊँगा। अभिलेख, ये वर्ध शिलालेख के नाम से जाने जाते हैं, 8 के 8, जिनमें 14 बातें। इसके अलावा इसके लघु शिलालेख ही है, ये याद रखना। साबाजगढ़ी और मनसेरा जो अभिलेख है इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी न होकर खरोष्टी लिपि में, देखो ब्राह्मी और खरोष्टी याद रखना, ये बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है और ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ये भी थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगर लघु शिलालेख की बात करें तो लघु शिलालेख में गुजरा आ जाएगा, मास्की आ जाएगा, उदयगोलम आ जाएगा, इसके अलावा नेतुर आ जाएगा, नेतुर और भाबरू शिलालेख आ जाएगा। अब हम बात करें स्तंभ लेख की, तो कुछ इसके स्तंभ लेख भी है, छोटे 7 है लगभग, जिसमें 6 बातों का 6 है 7 बातों का उल्लेख मिलता है। तो ये याद ना, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्रास, लोरिया नंदगंड, इसके अलावा हम रामपुर और प्रयाग है। फिर हम बात करें लघु स्तंभ लेख की, तो लघु स्तंभ लेख में 2 याद रखना, एक तो सांची याद रखना, एक सारनाथ याद रखना। इसके अलावा आप याद रखना अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में विहार का निर्माण करवाया था, हम गुफाएं कह सकते हैं, आपको याद है, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी, और इसके अलावा सुदामा था, ये प्रमुख थी। अब हम बात करते हैं इनके एक एक के बारे में। देखो अशोक के अभिलेख की बात करें तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टिफिन टेलर ने सबसे पहले खोजा था, और वो खोजा जो गया तो अभिलेख था, उसका नाम था दिल्ली मेरठ। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का इंसान था, प्रिंसेप। इसने किसको पढ़ा था ये याद रखना, दिल्ली टोपरा को पढ़ा था इसने। इनके बारे में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, तो हम सबके बारे में आपको बाद में बता दूंगा, मैं जब आगे की वीडियो आएगी एक एक वीडियो। तो मैं आज अगर थोड़ा सा एक चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य में ऐसा बात सुन। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, कई बार इसके क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे जा चुके हैं। तो हम इनके वैसे अभिलेखों के माध्यम से मैं पूरा आपको अगले 2-3 वीडियो जो आएंगे मेरे, तो उनमें मैं बता दूंगा। हम बात करें सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य की, 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच का इसका काल है। वैसे 12th क्लास में इतना बड़ा नहीं दे रखा है, छोटा सा दे रखा है, तो आप लोग भी ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा, तो जितना हो रखा पढ़ना पूरा जो आपके सिलेबस में उसका ध्यान रखना विशेष तौर पर। तो ये देखो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जेम्स ने सबसे पहले इसको एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस एपियन, सेंड्रोकोटस स्ट्रोभा ने सबसे पहले इसके बारे में पहचान की थी। इसकी बात देखें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने पहले भी बता दिया। ये नंदवंश के शासक घनानंद को हराया था इसने, जो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखो इसने एक युद्ध लड़ा था 305 ईसा पूर्व में, आपको पता हो उस समय सिकंदर आया था। सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इस सेल्यूकस निकेटर से इसके बीच में, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है।
इस 305 ईसाई पूर्व में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में दोनों के बीच में संधि हो गई थी। तो दोनों के बीच में जो संधि हुई थी, इसमें बहुत सारी शर्तें थी संधि की, मैं आपको बता देता हूँ क्या थी। चंद्रगुप्त की शादी की थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। अगले ने लड़की दिए तो कुछ हाथी वाथी तो वगैरह उपहार के रूप में दिए थे इसने। इसके अलावा इसने 4 प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। कितने प्रांत? 4। ये याद रखना आप, चारों प्रांत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं एरिया, आराकोसिया, इसके अलावा जेड्रोसिया और पेनिसिडाई, यानी हेरात, कांधार, मकरान तक, इसके अलावा काबुल, ये 4 प्रांत दिए थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। दिए किसने गए थे? सेल्यूकस निकेटर में। ये हार गया था इस युद्ध में। आगे हम इसकी बात करें, इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम जैन संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अलावा दूसरी 383 ईसा पूर्व में थी। इसके दूसरी तीसरी अशोक के टाइम में हुई थी, फिर कनिष्क के टाइम में हुई थी। उनकी बात तो हम है ना जब जैन और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना तब इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा मैं। और कल क्या परसों पहले दिन मैंने आपको बताया भी था तुम लोगों को कि कौन कौन सी कब हुई थी, किसने इसकी अध्यक्षता की थी, किसमें कौन सा था, तो ये ध्यान रखना। जैन संगीति हुई थी, तो ये विशेष तौर पर याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित था। इसने अंत में जैन धर्म अपना लिया था। इसके पीछे भी खूब बड़ी कहानी है। जैन धर्म अपनाया था। इसके काल में मगध में बहुत समय तक अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने की वजह से ये इसको किसी ने कहा जैन मुनियों ने, तो ये दक्षिण भारत चला गया था। तो याद रखना दक्षिण भारत में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में है। यहाँ पर ही 298 ईसा पूर्व में इसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। किसके माध्यम से? संतारा पद्धति के माध्यम से। क्या होती है संतारा पद्धति? एक बार खाना खा लिया, खाना खाने के बाद फिर उसके बाद में खाना और पानी छोड़ देना और अपने प्राणों का त्याग कर देना, ये संतारा होती है। याद रखना ये चंद्रगिरी पर्वत के पास ये कर्नाटक में श्रवण बेलगोला। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस प्रकार से ध्यान रख। विशेष अगर आपको ज़्यादा याद रखनी है तो जैन धर्म के मुनि थे, उसका नाम था स्थूलभद्र, उसके कहने पर यह किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो अध्ययन कर लिया। इसके बाद इसका एक बेटा भी था बिंदुसार, उसके बाद इसका पोता था सम्राट अशोका। सम्राट अशोक में वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे जब वो पढ़ेंगे। तो उसके समय में अभिलेख कौन कौन से थे, उसने धर्म के बारे में क्या लिखा था, 14 बातें जो भी थी उन सब के बारे में वहाँ पर हम अध्ययन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।